हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस पॉइंट में। अभी जो हमारा करंट टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इंडिया पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि जो पार्ट 1 में हमने इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर और गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में जाना था। पार्ट 2 में हमने उसके आगे की डिस्कशन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। और जो रिमेनिंग टॉपिक है आज हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख के फिर पार्ट 3 को कंटिन्यू कीजिए, या इस पॉइंट से भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो पार्ट 3 बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा साइमन कमीशन से। देखिए, जो साइमन कमीशन है वो फॉर्म्ड किया गया था 1928 में अंडर सर जॉन साइमन। The Simon Commission was headed by Sir जॉन साइमन। देखिए, जो साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस समय, जो ब्रिटिश के समय में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए ये कमीशन नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे हम लोग कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, और साइमन कमीशन के बेसिस पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये इसी रिकमेंडेशन करना था साइमन कमीशन को। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए बनाया गया था, टू रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिक्वायर्ड इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए, सर जॉन साइमन तो यहाँ पे हेड थे, बट इस कमिटी में जो साइमन कमीशन के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, जिन्हें अपने देश का मतलब भारत का संविधान जो है उसमें चेंजेस या चीज़ें करनी थी, उस कमिटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो एक भी इंडियन मेंबर ना होने की वजह से इस साइमन कमीशन का बहुत ही ज़्यादा विरोध होता है। ठीक है, और एक नारा दिया था जब ये मिस्टर जॉन साइमन जब इंडिया आते हैं, मतलब बॉम्बे से इंडिया आते हैं, उस समय शिप के थ्रू ही आना होता था। तो जब वो उतरते हैं पोर्ट पे तो वहाँ पे एक नारा दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट है, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन के लिए एक स्लोगन था जो इंडियंस ने दिया था, और इसको देने की वजह ये थी क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साइमन कमीशन का सिर्फ इंडिया में कांग्रेस ने ही नहीं, जो भी इंडियन पार्टीज थी सबने पूरी तरह से मतलब उसका विरोध किया था। ठीक है, और उसके बाद लाहौर सेशन होता है 1929 में, इसी के जस्ट एक साल बाद। और लाहौर सेशन में 1929 में जो लाहौर सेशन होता है उसमें कांग्रेस क्या करती है, इसमें कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात करती है। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मीन्स कि हमें पूरी तरह से अपने सब कुछ इंडियन के हाथ में दे दो, आप पूरी तरह से फ्री कर दो हमारे देश को। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लाहौर सेशन ऑफ 1929 में, जहाँ पे पूर्ण स्वराज के नारे दिए जाते हैं। तो इस घटनाक्रम के बाद एक घटना और है इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा साइमन कमीशन या साइमन कमीशन का इंडियंस ने विरोध क्यों किया था। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सीडीएम। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था एनसीएम, आपको याद होगा, शॉर्ट फॉर्म भी याद रहना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या था कि देखिए, ये वर्ड जो है नॉन कोऑपरेशन मीन्स कि हम किसी तरह से कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, दैट इज नॉन कोऑपरेशन। और यहां पे एक नया मूवमेंट है जहां पे सिविल डिसोबीडियंट, सिविल डिसोबीडियंट। भाई, ओबीडियंट आप सभी जानते हो, आप अगर अपने बड़ों की बातें मानते हो या जो भी लॉ होता है उसको अगर ओबे करते हो तो ओबीडियंट हो। अगर उस लॉ को ओबे नहीं करोगे तो देन यू आर नोन एज डिसोबीडियंट। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का उद्देश्य ये था कि जो भी सिविल हैं, मतलब या लोग हैं, सिविल मीन्स कि लोग, जो भी लोग हैं वो सरकारी कानूनों का पालन ना करें, डिसोबे कर दें। तो ठीक है, यहाँ पे हमको असहयोग करना था, मीन्स कि नॉन कोऑपरेशन करना था। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इनके कानूनों को नहीं मानना है, इस तरह का कुछ एक मूवमेंट है।
तो आइए इसको क्लियरली समझते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। देखिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कब होता है? गांधी जी 11 डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं। 11 डिमांड, ठीक है, बाय गांधी जी। और उस समय जो ब्रिटिशर्स के हेड होते हैं वो होते हैं लॉर्ड इरविन। तो 11 डिमांड होता है। तो बेसिकली जो डिमांड होता है उस समय सॉल्ट टैक्स इंपोज कर दिया था इंडियंस पे। तो सॉल्ट जो है आप सभी को पता है कि बहुत ही बेसिक नीड है खाने में और बाकी चीज़ों में, सबसे बेसिक नीड होती है किसी भी हाउस होल्ड के लिए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो और सॉल्ट के लिए क्या है, हमारे सी शोर जो है, समुद्री तट है, कोस्टल एरिया है, रीजन है, वहाँ पे सॉल्ट ईजिली अवेलेबल है। तो अगर उस पर कोई किसी तरह का कोई टैक्स लगता है तो एक जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर इस चीज़ का बर्डन आता है, या जो समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में रहते हैं जो आसानी से सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, उनके ऊपर भी एक तरह से बर्डन हो जाएगा। तो गांधी जी इस चीज़ को मनाने के लिए या ब्रिटिशर से एक डिमांड रखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग 11 डिमांड बाई गांधी जी। तो देखते हैं 11 डिमांड में डिमांड्स क्या क्या होती है। जो 11 डिमांड में डिमांड होता है, सबसे पहला होता है कि जो आर्मी एक्सपेंडिचर है, जो आर्मी पे बहुत सारा खर्चा हो रहा है उसको करने की बात करते हैं। टू कट द आर्मी एक्सपेंडिचर, टू मिनिमाइज द आर्मी एक्सपेंडिचर, ये डिमांड रखते हैं गांधी जी 11 डिमांड में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिमांड है वो है लोअरिंग ऑफ द रुपीज स्टर्लिंग। देखिए जो उस समय एक्सचेंज होता था, जैसे अगर ब्रिटिश की बात करेंगे तो स्टर्लिंग था, जैसे आज यूरो कहते हैं वैसे उस समय स्टर्लिंग था, ठीक है। तो रुपीज स्टर्लिंग का जो रेशियो था उसको लोअर करने की बात की है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक डिप्रेशन का माहौल था, एक वहाँ पे क्राइसिस चल रही थी, ठीक है। तो अगर ये कहीं से लो होगा तो चीज़ें होंगी। जैसे आज हम रुपीज़ और डॉलर की बात करते हैं, उस समय रुपीज़ और स्टर्लिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि लैंड रेवेन्यू जो हम लोग लेते हैं उसको कम से कम 50%, जो भी रेवेन्यू लिया जा रहा है, मान लीजिए अगर 30% लिया रहा है तो उसको और कम किया जाए, उसको 50%, अप टू 50% क्या किया जाए, लैंड रेवेन्यू रिडक्शन किया जाए। लैंड रेवेन्यू में अप टू 50% रिडक्शन किया जाए। उसके बाद एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, और सॉल्ट टैक्स को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाए। तो गांधी जी ने, और इसी तरह से 11 डिमांड थे, ये 4-5 इंपॉर्टेंट डिमांड से जो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह 11 इंपॉर्टेंट डिमांड से जो गांधी जी ने पुट किया था ब्रिटिशर्स के सामने, और ब्रिटिशर्स के जो समय हेड थे वो थे लॉर्ड इरविन। लेकिन लॉर्ड इरविन जो है ये गांधी जी के 11 पॉइंट को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये गांधी जी ने 11 पॉइंट जो था 11 डिमांड ये पुट किया था 31 जनवरी 1930, और उनको टाइम दिया था कि 2-3 महीने में आप नहीं मानते हो अप टू मार्च तक, तो हम उस पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक चलाएंगे जिसमें कि हम आपके लॉस को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट थे गांधी जी के जो गांधी जी ने डिमांड किया था, और गांधी जी ने की बातें नहीं मानी गई तो गांधी जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी, और यही सॉल्ट सत्याग्रह बाद में कन्वर्ट हो जाता है जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं गांधी जी, तो इसी को हम लोग कहते हैं CDM, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो आइए समझते हैं सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। आप नोट करते चलिए बच्चों, पॉज करके वीडियो भी आप नोट कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट करते चलिए। तो देखिए जो सॉल्ट सत्याग्रह था ये गांधी जी अपने 78 जो उनके 78 फॉलोअर्स हैं, जो उनके फेथफुल 78 फॉलोअर्स थे, उनके साथ ये स्टार्ट करते हैं ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर, और ये जो सत्याग्रह है ये 24 डेज का होता है, ठीक है। और हर दिन गांधी जी को 10 मील चलना होता है, ठीक है। इन रोज क्या है 10 मील्स चलेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट।
10 मील्स चलेंगे। तो बताओ बच्चों 24 डेज में अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 10 मील चल रहा है तो 24 डेज में वो कितने मील चलेगा? वो चलेगा 240 मील्स। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, 240 मील्स डिस्टेंस वाज कवर बाय गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अपने आश्रम जो साबरमती आश्रम है उनका, गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब नोट करते चलो बेटा। साबरमती आश्रम से टू, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। डांडी एक जगह है जो कि कोस्टल एरिया है गुजरात में। कोस्टल जानते हो, समुद्री तट है जहां पे सॉल्ट आसानी से बनाया जा सकता है। कोस्टल एरिया इन गुजरात। ठीक है, तो ये जो इन दोनों की डिस्टेंस है वो कितना है? 240 माइल्स। तो गांधी जी साबरमती आश्रम से चलते हैं और डांडी चलते हैं। 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ जाते हैं, 24 दिन का ये जर्नी करते हैं। इन 24 दिनों में उनसे रोज प्रतिदिन 1000 लोग इंटरेक्ट होते हैं। जो उस रीजन के लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, गांव के लोग आते हैं उनसे मिलने। गांधी जी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा होता है। तो इन 240 मील में इनसे बहुत से लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं। 24 दिन तक इनसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट होते हैं और उन लोगों को ये समझाते हैं स्वराज का मतलब, ये समझाते हैं कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें गांधी जी उन लोगों को समझाते हैं और गांधी जी उनको जोड़ते चलते हैं। ठीक है, और गांधी जी के जो और भी वॉलंटियर हैं वो भी ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये चीजें पहुंचते पहुंचते बहुत आगे तक जाती है और ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है बाद में। ठीक है, तो गांधी जी फाइनली अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं और 12 मार्च को गांधी जी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम 12th मार्च और 24 डेज बाद 6 अप्रैल को ये जर्नी समाप्त होती है। तो 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं डांडी, और डांडी पहुंच के डांडी पे ये क्या करते हैं, सॉल्ट जो है, सॉल्ट को समुद्र से उठाते हैं और इंडिकेटिव तरीके से ये सिविल डिसोबीडियंट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप देखो, अगर सरकार ने अलाउ नहीं किया है आपको कि आप समुद्र से निकाल के नमक बना सकते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कॉलोनियल लॉ या जो ब्रिटिश के लॉ हैं उसको ब्रेक कर रहे हो। तो गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह के थ्रू अपना जो ब्रिटिशर्स का लॉ था उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने की वजह से ये जो मूवमेंट था सॉल्ट सत्याग्रह, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और गांधी जी को इसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। और उनके जो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, वो इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। लोग अपना फिर से पढ़ाई छोड़ देते हैं, लोग जो है अलग अलग तरीके से इसको समर्थन करते हैं। ठीक है, और जो कॉलोनियल लॉज होते हैं उसको लोग मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और एनसीएम में क्या बेसिक डिफरेंस है या क्या चीजें हैं, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। बच्चों देखो, आप ये ड्राफ्टिंग भी करते चल लो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, तो ये की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट को एक्सपेंड करना बहुत आसान होता है, तो की पॉइंट तो आप कम से कम नोट ही करते चलो। चीज़ें समझने में और एक्सप्लेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जो अब सीबीएसई का नया पैटर्न है जो अभी कल परसों में ही न्यूज़ आई थी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव भी उसमें क्वेश्चन करीब 20 क्वेश्चन होंगे। तो उससे क्या होता है कि जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ, डेट दे रहा हूँ, फैक्ट दे रहा हूँ, ये फैक्ट के इंपॉर्टेंस भी अपने आप बढ़ जाते हैं। तो आप डेट, फैक्ट, ये सारी चीज़ें साथ के साथ नोट करते चलो। ठीक है, तो बेसिकली एनसीएम और सीडीएम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एनसीएम क्या था, ये नॉन कोऑपरेशन था, मतलब यहाँ पे आपको कोऑपरेट नहीं करना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्रेक करना है लॉ को, ब्रेक लॉ। यहाँ पे हमने लॉ नहीं ब्रेक किया, लॉ वाज नॉट ब्रेक, मतलब यहाँ पे लॉ नहीं तोड़ा हमने, यहाँ पे हम लॉ तोड़ रहे हैं। तो पहला डिफरेंस हो गया कि एनसीएम रिफ्यूज कोऑपरेशन विद ब्रिटिश,
एनसीएम क्या कर रहा है, इट रिफ्यूजेस द कॉपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये इट ब्रेक्स द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करो, थोड़ा सा वर्ड्स अपने लिखना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सीडीएम में यहाँ पे लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। गांधी जी ने पहले स्टार्ट किया, बट उसके बाद बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल हु लिव नियर द कोस्टल एरिया वो सॉल्ट बनाते थे और ब्रेक करते थे कॉलोनियल लॉज को। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो कि ये सीडीएम एनसीएम में नहीं था। उसके बाद फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट किया गया, यहाँ भी किया गया और यहाँ भी किया गया। ठीक है, और आपको पता ही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बॉयकॉट भी किया गया था, खादी को अपनाया भी गया था। तो सेम जो है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, नॉन कॉपरेशन एंड सीडीएम दोनों में देखने को मिला था। और इससे पहले जो फॉरेस्ट पीपल थे, आपको पता होगा मैंने एनसीएम में डिस्कस भी किया था, फॉरेस्ट पीपल के लिए एक रिजर्व एरिया था, फॉरेस्ट का एक रिजर्व एरिया था जहाँ पे वो ग्रेजिंग नहीं कर सकते थे, अपने जानवरों को ग्रेज नहीं करा सकते थे, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज नहीं कर सकते थे। बट सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जहाँ पे उनको लॉ ब्रेक करने की बात थी, तो उन्होंने वहाँ पे ग्रेज भी कराया अपने जानवरों को, पशु पक्षियों को, और वहाँ के जो रिसोर्सेज थे जैसे लकड़ी और बाकी चीज़ें वो इस्तेमाल भी करने लगे। तो जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने भी सीडीएम में पार्टिसिपेट किया इस तरह। और अगर पीजेंट की बात करेंगे तो पीजेंट ने क्या किया, जो किसान होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, नो रेवेन्यू। ठीक है, इससे पहले इन्होंने रेवेन्यू दिया था यहाँ पे नो रेवेन्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछ भी लिए आते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम जो है समझते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही थी जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको रिएक्ट किया, गवर्नमेंट ने क्या किया और ये मूवमेंट कब तक चला है। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली क्या हुआ कि लोगों ने भी लॉ ब्रेक किया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे कि ये मूवमेंट जो है आगे बढ़ता गया। लॉ ब्रेक किया तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करना था, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे कांग्रेस के लीडर्स हैं, आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के जो लीडर्स हैं और जो बाकी लीडर्स थे या जो सत्याग्रही थे जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, दे वर गेट अरेस्टेड, और ये जो है 1,20,000 पीपल वर अरेस्टेड, 1,20,000 पीपल वर अरेस्टेड ड्यूरिंग सीडीएम। जिन्होंने लॉ तोड़ा वैसे 1,20,000 लोगों को, सत्याग्रहियों को, पॉलिटिकल प्रिजनर को, कांग्रेस के जो प्रिजनर थे उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, उनको जेल भेज दिया गया। और होता क्या है, जो जब इनके लीडर्स को जेल भेज दिया जाएगा जो इसको लीड कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, जब लीडर्स नहीं होते हैं तो कोई भी मूवमेंट वो क्या हो जाता है, वो डायरेक्शन लेस हो जाता है, उनको पता नहीं होता है, बस वो करते रहते हैं। तो इस डायरेक्शन लेस होने की वजह से पीपल स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग। पीपल क्या करने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, फिर रेलवे स्टेशन, उसके बाद आपका म्यूनिसिपैलिटी, ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जो भी उस समय थी, उस पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, करीब 1,20,000 लोग यहाँ पे गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा मूवमेंट है, यहाँ पे गांधी जी को फिर विड्रॉ करना होता है। विड्रॉ कब करते हैं, एक पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। मैंने बताया था जो उस समय वायसरॉय थे उनका नाम था इरविन, और गांधी जी के बीच एक पैक्ट होता है। ये पैक्ट होता है 5 मार्च 1931। ठीक है, तो देखिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने का पर्पज ये होता है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे, वहाँ पे जो इंडियन लीडर्स हैं या इंडियन पार्टीज हैं
उनको भी बुलाया जाए, उनसे उसमें डिस्कशन किया जाए। तो जो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो होती है कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी शॉर्ट फॉर्म उसको कहता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आरटीसी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है वो होता है 1930। 1930 में आपको पता है कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ पे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर जब सेकेंड आरटीसी होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये होना होता है 1931 में। तो यहाँ पे कांग्रेस का पार्टिसिपेशन हो, इस चीज को एश्योर करने के लिए गांधी जी और इरविन एक पैक्ट करते हैं कि कांग्रेस इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कैसे करेगी, क्या कंडीशंस पे करेगी। तो इसी समझौते को हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट में जो सबसे पहला या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को हमको क्या करना होगा, सीडीएम को सस्पेंड करना होगा। तो सीडीएम सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स भी हैं जो गांधी जी ने इसमें गांधी इरविन पैक्ट में रखे थे, जैसे वो था तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। जो भी सॉल्ट मार्च हो रहा था या सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट का ये पहला पॉइंट था, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा है पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, देखिए आपको याद होगा कि 5 मार्च 1931, इसी के बाद 23 मार्च, ये कुछ अलग फैक्ट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैं अलग भी फैक्ट देता हूं ताकि आपको पता हो। 1923, इसे हम लोग अपने भारत के इतिहास में शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। इस दिन अपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी होती है, ठीक है। तो हम इसे आज शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी और इरविन पैक्ट जब हो रहा था, समझौता हो रहा था, तो बहुत लोगों ने इन पे गांधी जी पे ये भी दबाव बनाया था कि ये भगत सिंह की फांसी की सजा भी रुकवाने की बात करें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी का जो पैक्ट होता है वो बेसिकली होता है रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ा जाए, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में या सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेंट थे उनको रिलीज कर दिया जाए। दूसरा, जो भी सत्याग्रही थे उनको छोड़ा जाए, लेकिन जो वायलेंस में शामिल थे, किसी भी तरह के वायलेंस में थे, उनके लिए यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट में कहीं कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, सत्याग्रही हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। और बेसिकली यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट के जो प्रोविजन थे वो यही है, और सस्पेंड कर दिया जाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, ठीक है। तो आई होप आपको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और क्लियर हो गया होगा, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में लिमिटेशन क्या थी, या किस वजह से हम मानते हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना कि इसे होना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, एग्जाम के लिए, लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सबसे पहले जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, डिप्रेस्ड कास्ट या इनको हम लोग अपना डिप्रेस्ड क्लास या दलित, जो डिप्रेस्ड क्लास या दलित हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय जो सब हाई क्लास से उनके कांग्रेस के रिलेशन बहुत अच्छे थे, हाई क्लास सोसाइटी से रिलेशन अच्छे थे, तो इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास और दलित पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। जो बहुत ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से ये जो डिप्रेस्ड क्लास हैं और दलित हैं, इनका पार्टिसिपेशन सीडीएम में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पार्टिसिपेशन वाज लो। और ये क्यों होता है, क्योंकि हाई क्लास सोसाइटी है वहाँ पे कांग्रेस जो है वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस वॉज एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप। जो हिंदू महासभा है या नेशनलिस्ट ग्रुप है हिंदू से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी हिंदू महासभा से
जुड़ी हुई थी, तो हिंदू महासभा या हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप जो भी था उससे जुड़े होने की वजह से यहाँ पे मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होता है। और देखिए जो है आपने यहाँ देखा होगा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, अगर डिफरेंस की बात मैं करूँ तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ में आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दलितों ने भी बहुत वहाँ पे बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, क्योंकि जो 1930 आते आते कांग्रेस जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट के साथ ज़्यादा अटैच हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो रिच प्रिजनर हैं भाई, थर्ड पॉइंट अगर आप चाहें तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कांग्रेस के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने जो वर्कर्स हैं उनके राइट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है कांग्रेस तो कहीं ना कहीं उनके जो वर्कर हैं उनके अगेंस्ट हो जाती है। तो वर्कर क्लास मीन्स कि एक मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मिडिल क्लास में भी जो वर्किंग होती है क्लास, वर्किंग क्लास, उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। प्लस रिच फार्मर्स, रिच पीजेंट्स, वही फार्मर्स, रिच पीजेंट्स जो है वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, शुरू में पार्टिसिपेट किया था, उनको ऐसा लगा था जो टैक्सेस वगैरह हैं वो रेवेन्यू है उनको कम किया जाएगा। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पहली बार सस्पेंड किया गया था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट इट वाज सस्पेंडेड, तो रेवेन्यू जो था उसको कम नहीं किया गया, रेवेन्यू को कम नहीं किया गया, रेवेन्यू को लोअर किए बिना ये मूवमेंट खत्म हो गया। तो जो रिच पीजेंट्स थे या रिच फार्मर हैं उनका एक कॉन्फिडेंस इस मूवमेंट से खत्म होता है, और जब बाद में CDM 2 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 2 स्टार्ट होता है तो इनका पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे नहीं होता है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 2। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सितंबर 1932 में एक पैक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। पूना, देखिए जो आज पुणे है उसे हम लोग उस समय पूना कहते थे, और पूना में जो एक समझौता होता है उसे हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। देखिए पूना पैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने दलित समाज को ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया, दलित समाज के वेलफेयर के लिए हमेशा ये आगे रहे हैं और दलितों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने क्या किया, दलित को रीऑर्गेनाइज किया, फिर ब्रिटिशर से कुछ डिमांड किया कि भाई इनको भी आप लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव में डिप्रेस क्लास को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास के लिए ब्रिटिशर से परमिशन लिया कि उनको भी रिजर्व सीट कर दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जाए, मींस कि उनके लिए मतलब कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए। तो ब्रिटिशर्स ने इनकी बात मान ली और 71 सीट वर रिजर्व इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 71 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। अब जब ये बात गांधी जी को पता लगती है कि हिंदू सोसाइटी का ही एक बड़ा हिस्सा जो दलित है, जिसे गांधी जी अपने भाषा में हरिजन कहते थे, हरिजन मीन्स कि भगवान के बच्चे, तो उनको ऐसा लगता था कि जब एक हिंदू सोसाइटी में ही जब दो पार्ट हो जाएंगे, बाइफरकेट हो जाएगी, तो फिर हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी या देश को पूरे को एक कैसे कर पाएंगे। तो गांधी जी इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद, या कम्युनल अवार्ड भी इसको कहते हैं, तो 1932 में जब कम्युनल अवार्ड हुआ तो उसके बाद गांधी जी फास्ट पे चले जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, तो वहाँ पे फास्ट करते हैं, उनको लगता है कि अनटिल डेथ, कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक, या मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं फास्ट करूंगा, व्रत रखूंगा। ठीक है,
तो गांधी जी अमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, उनका सत्याग्रह का आपको मेथड पता ही है, और अंबेडकर जी से ये डिमांड करते हैं कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है, इनको अलग से आपको रिजर्व करने की सीट जरूरत नहीं है, हम अपने ही सीट्स में से कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। और ये गांधी जी की बात को मानते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक समझौता करते हैं, और उसी समझौते को हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। तो गांधी जी के बिहाफ पे पूना ये साइन होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय द्वारा, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी और मदन मोहन मालवीय, सॉरी बी आर अम्बेडकर जी और मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी। और पुणे पैक्ट में ये होता है 24, साइन कब होता है 24 सितंबर 1931। डेट याद रखो बेटा, डेट इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया ना अब आपका पेपर। तो 24 सितंबर 1931 को, और इट वाज साइंड बाय, 24 सितंबर को है तो इट वाज साइंड बाय 23 पीपल। वहाँ जो कांग्रेस और जो बाकी लोग होते हैं वहाँ पे 23 पीपल होते हैं, वो सारे लोग इस पे साइन करते हैं इस पैक्ट पे, और ये समझौता होता है। देखो इस समझौते में होता क्या है कि जो दलित और हरिजन हैं वो अब अपने लिए अलग से निर्वाचन नहीं मांगेंगे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करेंगे, और उनको जनरल में ही इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो किया जाएगा। ब्रिटिशर्स ने उन्हें 71 सीट्स दिया था, बट बाद में जो गांधी जी के कहने पे उन्हें 147 सीट्स, मींस कि डबल से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने दिया। ये रहेंगी जनरल सीट, लेकिन ये फिक्स कर दी जाएंगी कि भाई कांग्रेस खुद देगी कि यहाँ पे दलित को 147 सीट्स, तो मतलब सीट डबल मिली है, और एक मतलब एक पृथकीकरण या मतलब सेपरेशन डिसइंटीग्रेशन वाली बात यहाँ नहीं होगी, सब मिल के रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ समझौता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूना पैक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सारी चीजें थी जो नेशनलिज्म इन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके टॉपिक्स में। और एक और क्वेश्चन आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। भाई ये सेंस ऑफ कलेक्टिव, सेंस ऑफ तो समझ रहे होगे, कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब होता है कि भाई हम लोग कलेक्टिवली इंडियन है ना। अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, स्वर्ण हो, कोई भी हो, आप अगर सब मिलते हो तभी तो इंडियन बनते हो। तो क्या कलेक्टिव बिलोंगिंग को हम लोग नेशनलिज्म नहीं कह सकते हैं क्या? इसको हम लोग नेशनलिज्म भी कह सकते हैं। तो सेंस ऑफ नेशनलिज्म, इसका मतलब हो गया द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया, या सेंस ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर हो गया कि अगर ये क्वेश्चन आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो इससे कैसे डील करना है। इसका मतलब होता है, इसका पूछना चाह रहा है कि द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भाई नेशनलिज्म कैसे बढ़ा अपने देश में उस समय, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कुछ आता है, या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अगर कुछ पूछता है, तो आप समझ जाओ कि यही 3-4 पॉइंट वो आपसे पूछ रहा है। तो जो सबसे पहला है नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, भाई हमने यूनाइटेड स्ट्रगल किया, यूनाइटेड स्ट्रगल, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे कोई सा भी मूवमेंट हो, अगर हम लोग साथ में आके हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, तो जब हम लोग सब साथ में आके स्ट्रगल करेंगे तो हम लोग का सारा सब कुछ क्या होगा, कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे यूनिटी जरूर बढ़ेगी। और यूनिटी बढ़ेगी तो यार नेशनलिज्म ऑब्वियसली एक यूनिटी का एक फीचर है, ठीक है। तो नेशनलिज्म जरूर बढ़ेगा। तो पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल, मतलब सबने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर स्ट्रगल किया था, तो फिर ये इससे यूनिटी या नेशनलिज्म भी बढ़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो उस समय हिस्ट्री है उसको बताया जाता है। कुछ सॉन्ग्स हैं जैसे वंदे मातरम और बाकी सॉन्ग्स हैं, उनके बारे में बात होती है।
प्रिंट किया जाता है, अपने सिंबल्स को प्रिंट करते हैं, अपनी प्रतीक चिन्हों को प्रिंट करते हैं, सिंबल्स को। और ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये नेशनलिज्म को बढ़ाती हैं। जैसे आज आप अपने ध्वज को देखते हो, फ्लैग को देखते हो, तो प्राउड फील करते हो कि हम इंडियन है। उसी तरह जो सिंबल्स होते हैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो सिंबल्स थे, प्रिंट थे, उसके बाद आपके सॉन्ग्स थे, हिस्ट्री था, ये कहीं ना कहीं हमको ये बताती है कि हम सब एक हैं, वी आर। तो ये दूसरा जो है सॉन्ग्स, सिंबल, हिस्ट्री और ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें बताती हैं कि हम सब एक हैं, कलेक्टिव बिलोंगिंग को बताती है। तीसरा, उस समय तक जब तक हम बात कर रहे थे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता को पोर्ट्रेट किया और इंडिया को बताया कि ये भारत माता है और हम सब क्या हैं, एक ही माता के सारे बच्चे हैं। तो जब सबको ये पता होगा कि हम सबकी माता एक ही है, तो हम लोग के अंदर ऑब्वियस सी बात एक फीलिंग आएगी भाई भाई वाली या भाई बहन वाली। ठीक है, तो ये जो भारत माता का जो पोर्ट्रेट किया उन्होंने, और वंदे मातरम, वंदे मीन्स कि हम लोग नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं मातरम, माता को। ठीक है, और जो देश हमारी माता है, तो ये दोनों चीजें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा चलो, वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है कि राष्ट्रीय गीत है, ये कमेंट करके बताओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता और वंदे मातरम, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम एक माता की संतानें हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म बढ़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को प्रमोट करता है। तीसरा, अभी तक जो इतिहास था वो अंग्रेजों ने लिखा था। ठीक है, जिसमें ये बताया गया था हमेशा कि आप लोगों का जो इतिहास है, आप लोग हमेशा स्लेव की तरह रहने के लिए बने हुए हो। लेकिन जब हम लोगों ने अपना इतिहास इंटरप्रेट करना शुरू किया, हमने पता किया कि मौर्य जो थे उन्होंने पूरे मतलब भारत को बहुत बड़े हिस्से पे शासन किया था, बहुत अच्छा शासन किया था। उसके बाद गुप्तास का जो गोल्डन पीरियड था और बाकी चीज़ें जब हमने अपनी पढ़ी, हिस्ट्री को पढ़ा, अपने भारत के इतिहास को जाना, तो हमें गर्व महसूस होने लगा। हमें लगा कि हम ये सारी चीज़ें पहले भी कर चुके हैं और अगर ये ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे तो भी हम कहेंगे। तो जो चौथा पॉइंट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे इंडिया को इंडिया बनाती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि वी आर नेशनलिज्म, और कलेक्टिव बिलोंगिंग का हमें एक एहसास दिलाती है। तो इसी के साथ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट था वो समाप्त होता है। अब बहुत ही जल्दी मैं क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड वॉर, जो कि हर जगह पूछा जाता है, क्लास 9th ICSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और आप सभी से कहूंगा कि कोविड एक महामारी जो इस समय बहुत तेजी से विस्तार कर रही है, कृपया आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।